हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल 1 से आर्टिकल 11 तक पढ़ा था। इंडियन पॉलिटी का हमारा भाग 1 और भाग 2 खत्म हो गया था और आज हम लोग आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग आज फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि आखिर ये मौलिक अधिकार है क्या। तो ये जो मौलिक अधिकार है भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में बताए गए हैं और यह जो मौलिक अधिकार नागरिकों को मिलती है सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता और हमारे मौलिक अधिकार जिसकी सुरक्षा का प्रहरी स्वयं सर्वोच्च न्यायालय है। और मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अब यहाँ जो मौलिक अधिकार है उन्हें वर्गों में विभक्त किया गया है, अर्थात उन्हें बांटा गया है। तो पहला है यहाँ पे हमारा समानता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 14 से 18 में बताया गया है। दूसरा है यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे आर्टिकल 19 से 22 में बताया गया है। तीसरा है यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसे आर्टिकल 23 से 24 इन दो आर्टिकल्स में बताया गया है। और यहाँ चौथा है हमारा धार्मिक समानता का अधिकार, जिसे आर्टिकल 25 से 28 में बताया गया है। पाँचवा है यहाँ पर हमारा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जिसे आर्टिकल 29 से 30 में बताया गया है। और लास्ट है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे आर्टिकल 32 से आर्टिकल 35 में बताया गया है। तो बढ़ते अब हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे जो आज का हमारा पहला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 12 अर्थात अनुच्छेद 12। तो अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द संघ और राज्य सरकारों, संसद और राज्य विधानसभाओं और भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरणों को दर्शाता है। तो यहाँ राज्य की परिभाषा में क्या क्या आता है। तो परिभाषा में क्या आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ओएनजीसी और एक्सेट्रा। तो यह सब जो है राज्य की परिभाषा में आता है। तो आर्टिकल 12 हमें राज्य की परिभाषा बताता है। अब यहाँ पर अगला है हमारा आर्टिकल 13 अर्थात अनुच्छेद 13। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारत में प्रचलित सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जहां तक कि वे संविधान भाग 3 के उपबंधनों से असंगत है। तो यहाँ पे पहले में ही यह कहा गया है कि संविधान लागू होने के पहले अर्थात 26 जनवरी सन 1950 के पहले जितने भी कानून बने हैं वह वैसे ही लागू रहेंगे। लेकिन अगर कोई कानून ऐसा है जो भाग 3 के उपबंधनों से असंगत हो, मतलब वर्तमान समय में भाग 3 के संगत ना हो, तो उस कानून को रद्द कर दिया जाएगा। आर्टिकल 13 में अल्पीकरण की बात की गई है, जिसका अर्थ यह है कि हमारे मौलिक अधिकारों से अगर दूसरे को तकलीफ पहुंचे तो फिर वह हमारा मौलिक अधिकार नहीं रहता। तो यहाँ आर्टिकल 13 यही कहता है कि हमारी आज़ादी है, लेकिन तब तक जब तक उससे किसी दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे, अर्थात हमारे मौलिक अधिकारों को घटा दिया जाएगा जब वह असंगत हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा लाइन ये कहता है कि राज्य कोई भी ऐसे अधिकार को नहीं बनाएगा या फिर कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनता है, अर्थात स्टेट गवर्नमेंट कोई भी ऐसे कानून नहीं बना सकती जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को छीनता हो। अब यहाँ पे जो अगला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 14 अर्थात अनुच्छेद 14। कहता है कि विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण का उल्लंघन किया गया है। तो आर्टिकल 14 के तहत यही प्रयास किया गया है कि सबको समान न्याय मिले। आप लोगों ने देखा होगा कोर्ट में एक मूर्ति होती है जिसके आंखों पर पट्टी बंधी होती है, जिसे इंसाफ की देवी या लेडी जस्टिस भी कहा जाता है। इनके हाथ में जो तराजू है वह इसका प्रतीक है कि कानून केवल सबूतों को सर्वोच्च रखकर काम करता है और आंखों पर लगी पट्टी इसका प्रतीक होता है कि कानून के सामने कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई आम व्यक्ति हो या प्रधानमंत्री, सब एक समान है। अब यहाँ पे जो हमारा अगला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 15। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, लिंग, स्थान, जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। तो जो आर्टिकल 15 है ये कहता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति या सरकार किसी भी व्यक्ति के जाति, धर्म, लिंग, संस्था और जन्म का स्थान इन 5 आधारों पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकता।
अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 यह कहता है, अर्थात आर्टिकल 16 ये कहता है, अनुच्छेद 16 सरकारी लोक नियोजन व सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। तो आर्टिकल 16 के अनुसार किसी भी सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर दिया जाएगा और किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग एवं उसके रंग को लेकर के कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर अगला आर्टिकल है आर्टिकल 17, अर्थात अनुच्छेद 17 जो कहता है अस्पृश्य का अंत, जिसका अर्थ यह हुआ कि छुआछूत का अंत, जो कि यह प्रथा भारत में पहले बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। तो आर्टिकल 17 कहता है कि छुआछूत का अंत, और अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर कार्यवाही भी हो सकती है। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 18, अर्थात अनुच्छेद 18। इस अनुच्छेद द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियों का अंत कर दिया गया है। सिर्फ शिक्षा एवं रक्षा में उपाधि देने की परंपरा कायम रहेगी। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया है। कोई भी व्यक्ति राज्य, सेना या फिर विद्या संबंधित सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति सेना में है तो रिटायरमेंट के बाद भी वह अपने नाम के आगे सेना द्वारा प्रदान उपाधि लगा सकता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 में हमारे देश का संविधान नागरिकों को 6 डेमोक्रेटिक राइट्स देता है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो जो आर्टिकल 19 क्या है, अनुच्छेद 19। तो इसमें जो है हमारे भारत देश का जो संविधान है नागरिकों को 6 डेमोक्रेटिक राइट देता है। तो पहला है यहाँ पे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। तीसरा है संगम संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। और चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अपबाध संरक्षण का अधिकार। और यहाँ पे जो पांचवा है वो क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में बस जाने या निवास करने का अधिकार। और छठा है कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। तो यहाँ पे जो पहला अधिकार है यह दिया गया है कि हर व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है और किसी भी चीज़ पर या सरकार के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एक लिमिट तक ही दी गई है। आप कोई ऐसी स्पीच या बात नहीं बोल सकते जो कि लोगों को भड़काऊ लगे और जो नीति संगत ना हो। अब यहाँ पे जो दूसरा अधिकार है वो क्या है, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। तो यहाँ पे जो दूसरा अधिकार है नागरिकों को सम्मेलन करने का अधिकार देता है, अर्थात फ्रीडम ऑफ असेंबली। जब कुछ लोग इकट्ठा होते हैं किसी कॉमन पर्पस के लिए तो उसे असेंबली कहा जाता है। जैसे कि लोग रिलीजियस पर्पस के लिए मंदिर मस्जिद में प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं, तो यह सम्मेलन का एक उदाहरण है। हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि हम कहीं भी असेंबली हो सकते हैं, धरने और पब्लिक मीटिंग के लिए या फिर किसी भी जुलूस के लिए। बस कंडीशन यह है कि यह जो असेंबली है वो शांतिपूर्ण हो। सम्मेलन में किसी के पास किसी प्रकार का हथियार नहीं होना चाहिए और इस सम्मेलन में या सम्मेलन के कारण किसी प्रकार का दंगा नहीं होना चाहिए। और एक कंडीशन यह भी आती है कि आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे सम्मेलन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो तीसरा है हमारा वो क्या है, संगम संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। अब देखते हैं कि तीसरा राइट अर्थात फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन भारत के प्रत्येक नागरिकों को संगम या संघ बनाने का मूल अधिकार प्रदान करता है। इसके अकॉर्डिंग भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी पसंद का संगम या संघ बनाने के लिए स्वतंत्र है। अब यहाँ पे जो हमारा चौथा राइट है वो क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अपवाद संचरण का अधिकार। तो यहाँ पर चौथा राइट है जो है वो क्या है, तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। हमारा संविधान हमें यह अधिकार देता है कि विद इन इंडिया हम किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में हम आ जा सकते हैं। अर्थात भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी राज्य में या यूनियन टेरिटरी में घूमने की आज़ादी है। अब यहाँ पे जो हमारा पांचवा राइट है क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में बस जाने या निवास करने का अधिकार। तो अब यहाँ पे जो हमारा पांचवा राइट है जो है कि जो क्या है, तो फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस।
भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। इस राइट के अकॉर्डिंग भारत का प्रत्येक नागरिक भारत के किसी भी कोने में बस जाने या निवास करने के लिए स्वतंत्र है। उसे इस अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता। अब यहाँ पर आर्टिकल 19 का यह लास्ट पॉइंट है, जो कि है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। क्या है यहाँ पे? तो कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। तो क्या हो गया? फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। तो हमारा संविधान नागरिकों को यह आज़ादी देता है कि वह कौन सा जॉब करना चाहते हैं। स्टेट उन पर किसी भी तरह का प्रोफेशन इम्पोज नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति चाहे तो वह किसी भी स्टेट पर व्यापार कर सकता है। स्टेट में जाके, कोई भी स्टेट में जाके वो चाहे तो क्या कर सकता है? व्यापार कर सकता है। अब यहाँ पे हमारा आर्टिकल 19 खत्म होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा आर्टिकल 20 अर्थात अनुच्छेद 20, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसके द्वारा किया गया अपराध सिद्ध ना हो जाए। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। किसी अपराध के लिए अभियुक्ति यानी अपराधी, अगर अपराधी ने कोई अपराध किया है तो अपराधी किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 21 अर्थात अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इस अनुच्छेद में घोषणा की गई है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। आर्टिकल 21 के तहत सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। इसका मतलब यह है कि राज्य प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को कानूनी आधार पर रोक सकता है, अर्थात कानून की वैधता एक एवं उसकी व्यवस्था पर अकारण अन्यायपूर्ण आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। अब यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 21A अर्थात अनुच्छेद 21A निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ये क्या है? 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। तो संविधान का आर्टिकल 21A राइट टू एडुकेशन का अधिकार देश के 6 से 14 साल की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। दिसंबर 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत इस अनुच्छेद ने शिक्षा विस्तार में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के अधिकार का दर्जा प्रदान किया था। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो आर्टिकल 22 अर्थात अनुच्छेद 22 कुछ विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसाय से परामर्श करने और प्रतीक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जो हमारा अगला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। तो ये है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यहाँ पे पहले हम लोग आर्टिकल 23 को देखते हैं। तो आर्टिकल 23 अर्थात अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगार अर्थात बलात् श्रम, भिखारी और अन्य समान इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है, अर्थात वो रोकता है, जिससे देश के लाखों अल्प सुविधा प्राप्त और वंचित लोगों की रक्षा की जा सके। यह अधिकार भारत के नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। पुरुष, महिला और बच्चों की खरीद बिक्री कानून के अनुसार दंडनीय अपराधों में से एक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल 24 अर्थात अनुच्छेद 24। तो कारखानों आदि में बालिकाओं के नियोजन का निर्देश। तो आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने में या खान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट
आर्टिकल है वो है आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक, जो व्यक्ति के धार्मिक समानता का अधिकार अर्थात राइट टू रिलीजियस फ्रीडम देता है। तो आर्टिकल 25 अर्थात अनुच्छेद 25 अंतःकरण निर्बंध रूप से धर्म को मानने की स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 25 कहता है कि सभी व्यक्ति समान रूप से अंतःकरण की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से धर्म के आचरण, अभ्यास और प्रचार के अधिकार के हकदार हैं। यह न केवल धार्मिक विश्वास सिद्ध बल्कि धार्मिक प्रथाओं, अनुष्ठानों को भी कवर करता है। ये अधिकार सभी व्यक्तियों, नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थानों की स्थापना और पोषण का, अपने धर्म विकासीय कार्यों का प्रबंध करने का, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 27 अर्थात अनुच्छेद 27। तो आर्टिकल 27 कहता है कि किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता, अर्थात किसी भी व्यक्ति को किसी भी कर का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, जिसकी आय विशेष रूप से किसी विशेष धर्म या धर्म संप्रदाय के प्रचार या रख रखाव के खर्चों के भुगतान को विनियोजित की जाती है। मंदिर, मस्जिद ऐसे धार्मिक स्थलों से कर नहीं लिया जाता है, अगर आप लोगों को पता हो तो। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 28 अर्थात अनुच्छेद 28 राज्य के शिक्षण न्यायकों के किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अर्थात आर्टिकल 28 कहता है कि किसी भी राज्य के शिक्षण निकासियों अर्थात स्कूल में किसी भी धर्म से जुड़ी हुई शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 29 और आर्टिकल 13 जो संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार देता है। तो यहाँ पर आर्टिकल 29 अर्थात अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण करता है। तो आर्टिकल 29 कहता है कि यह अनुच्छेद उपबंधन करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को अपनी विशेष भाग, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। अर्थात जितने भी अल्पसंख्यक है अर्थात जैसे कि मुस्लिम हो या फिर जैन, बुद्धिज़्म, पारसी, ये जितने भी लोग हैं उन लोगों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को जो है किसी भी स्थान में, किसी भी निवास पर जो है बनाए रखने का पूर्णतः अधिकार है। आर्टिकल 29 के तहत प्रदान किए गए अधिकार अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक दोनों को ही प्रदान किए गए हैं। ये जो अधिकार है वो क्या है, दोनों को ही प्रदान किए गए हैं। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 13 अर्थात अनुच्छेद 30 स्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो आर्टिकल 13 यह कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है तथा धार्मिक अधिकारों और विशेषाधिकारों की सुरक्षा के साथ साथ जातीय अल्पसंख्यक देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की आधारशिला है। हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र होने के बाद भी भारत का सारा संविधान विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के कुछ अधिकारों का समर्थन करता है और भारत के नागरिकों के धर्म, जाति या लिंग के सभी मूलभूत अधिकारों को स्पष्ट करता है। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट है वो है आर्टिकल 31। तो आर्टिकल 31 इसमें दिया नहीं गया और ये उतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, तो आर्टिकल 31 मैं बस ऐसे बता देती हूँ हल्का सा। तो आर्टिकल 31 द्वारा गारंटीड संपत्ति का अधिकार अर्थात आर्टिकल 21 जो है वो संपत्ति का अधिकार देता है। अब ये जो अधिकार है संपत्ति का अधिकार, इसको 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, ये संशोधन 1978 द्वारा एक मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। इस प्रकार जो संपत्ति का अधिकार है वो एक कानूनी अधिकार बन गया है। हमारा वो है आर्टिकल 32 और यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यह एक प्रकार का मौलिक अधिकार है जो भारत के हर नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्रदान अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सामने अपनी याचिका दायर करने का अधिकार देता है। यानी यह वह मौलिक अधिकार है जो अन्य मौलिक अधिकारों के हनन के समय नागरिकों को उनके हनन हो रहे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का उपचार प्रदान करता है और इसी अनुच्छेद की शक्ति के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अपने नागरिकों के मौलिक अधिकार
सुनिश्चित और संरक्षित करता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, स्वयं में एक अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकार जो है उनकी रक्षा करता है। अब नेक्स्ट है यहाँ हमारा आर्टिकल 32 और यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यह एक प्रकार का मौलिक अधिकार है जो भारत के हर नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्रदान अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सामने अपनी याचिका दायर करने का अधिकार देता है। यानी यह वह मौलिक अधिकार है जो अन्य मौलिक अधिकारों के हनन के समय नागरिकों को उसके हनन हो रहे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का उपचार प्रदान करता है। और इसी अनुच्छेद की शक्ति के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अपने नागरिकों के मौलिक अधिकार का सुरक्षित और संरक्षित करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अर्थात राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, स्वयं में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकार जो है उनकी रक्षा करता है। तो यहाँ पर क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अर्थात अनुच्छेद 32 से 35 तक। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार अर्थात अनुच्छेद 32 से 35 को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंदर 5 प्रकार के प्रावधान है। अब इन प्रावधानों को हम लोग देखते हैं। तो पहला है यहाँ पर प्रावधान है, जो पहला प्रावधान है वो क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाने का आदेश जो है जारी किया जाता है। यह गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या संतोषजनक न हो तो न्यायालय व्यक्ति को छोड़ने का आदेश जारी कर सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पर परमादेश। यह आदेश उन परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे निषेधाज्ञा। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमित कर किसी मुद्दे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा या फिर प्रतिनिषेध लेख जारी करती है। नेक्स्ट है यहाँ पर उत्प्रेरण रिट। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेरण द्वारा उस ऊपर की अदालत या सक्षम अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। अर्थात अगर कोई निचली अदालत है उसमें वो कोर्ट जो है फैसला नहीं ले पा रही तो वो ऊपर की जो है अदालत में चला जाता है। अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट है वो है आर्टिकल 33 अर्थात अनुच्छेद 33। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि पर लागू होने में सुधार करने की संसद की शक्ति। राज्यों के कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां हम मूल अधिकारों को लागू नहीं कर सकते, जैसे कि सेना। अब यहाँ पे जो आर्टिकल 13 है, तो आर्टिकल 13 जो है संसद को ऐसे कानून बनाने का अधिकार देता है जो भारतीय सेना और खुफिया संगठनों के सदस्यों सहित एक विशिष्ट श्रेणी के लोगों के लिए मौलिक अधिकारों के आवेदन को प्रतिबंधित करेगा। और इस लेख के इर्द गिर्द कोई वास्तविक बहस नहीं हुई। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने अनुच्छेद की भाषा में एक छोटा सा संशोधन पेश किया और 9 दिसंबर सन 1948 को सभा ने बिना किसी संशोधन के इस आर्टिकल को स्वीकार कर लिया था। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है हमारा वो है आर्टिकल 34 अर्थात अनुच्छेद 34। तो जब किसी क्षेत्र में सेना कानून लागू हो तब इस भाग द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का निर्बंधन अर्थात आर्टिकल 24 संसद को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखे या पूर्व अनुमति करे, पुनर्निर्मित करे। संसद किसी मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में जारी दंड या अन्य आदेश को वैधता प्रदान कर सकता है। अब यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल है नेक्स्ट आर्टिकल और वो क्या है आर्टिकल 35 और यह आज का हमारा लास्ट आर्टिकल है। तो आर्टिकल 35 कहता है कि
क्या कहता है आर्टिकल 35? सिर्फ संसद को यह शक्ति होगी कि जिन विषयों के लिए अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 के अधीन संसद विधि द्वारा उपबंधन कर सकेगी, उनमें से किसी के लिए और ऐसे कार्यों के लिए जो इस भाग के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं, दंड विहित करने के लिए विधि बनाएं। यानी कि मसौदा समिति द्वारा पेश किए गए मूल मसौदा आर्टिकल ने संसद को किसी भी मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बनाने की शक्ति दी है। हालांकि मसौदा समिति के अध्यक्ष ने अनुच्छेद 16(3), 32(3) और 33 और 34 के तहत इसे विशिष्ट मौलिक अधिकारों तक सीमित करने के लिए एक संशोधन पेश किया। एक सदस्य इस कदम से चिंतित था। उन्होंने यह तर्क दिया, जो व्यक्ति चिंतित थे उन्होंने यह तर्क दिया कि संशोधन से जो है संविधान कमज़ोर हो जाएगा और जितनी भी संसद की विधियाई शक्तियाँ हैं वो क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्लास यहीं ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।